नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एवं सेवा टैक्स की नई दरें तय की हैं। ये एक ऐसी एकीकृत टैक्स व्यवस्था है जिसमें कई अप्रत्यक्ष टैक्स शामिल होते हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जिससे बिजनेस और उपभोक्ताओं के लिए आसान टैक्स संरचना सुनिश्चित होती है। कृषि और कृषकों को इससे होने वाले लाभ और संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेषज्ञ राजेंद्र चौधरी। आप अपर महानिदेशक हैं पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हैं। इनसे भेंट कर रहे हैं दिलीप झा। सरकार ने देश के द्रुत विकास के लिए और समाज के हर तबके की सुविधा के लिए उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए नई जीएसटी दरों का ऐलान किया है। ये नई जीएसटी दरें खास करके किसानों के लिए काफी लाभदायक रहेगी। आज के उद्योग पत्रिका में हम बात करेंगे कि जो जीएसटी की ये नई दरें हैं, जीएसटी जिससे हम सब परिचित हैं कि वस्तु एवं सेवा कर है, अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, और इस कर की आमदनी से देश के विभिन्न क्षेत्रों में खास करके आधारभूत संरचना के विकास में इसका उपयोग किया जाता है। किसानों के लिए वरदान बनी इन जीएसटी दरों को किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या उसका लाभ किसानों को मिल सकता है या कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को मिल सकता है, इस सब पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं राजेंद्र चौधरी। आप अपर महानिदेशक हैं पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में, और वर्तमान में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में इसी पद पे कार्य कर रहे हैं। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, और देश का जो विकास है वो किसानों की तरफ से ही आता है, जिसे हम सब अन्नदाता कहते हैं। नई जीएसटी की जो ये दरें हैं, इन दरों के द्वारा किसान किस किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। सबसे पहले तो राजेंद्र चौधरी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। मुझे लगता है आज हम एक बहुत अच्छे समय पर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर जी से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जीएसटी पर कुछ और नया रिफॉर्म, बड़ा रिफॉर्म करेंगे, और मुझे लगता है कि हम सभी देशवासियों को बधाई देनी चाहिए अपने वित्त मंत्री को, अपनी भारत सरकार की, कि इतने कम समय में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न भी हुई, सारे राज्यों में समन्वय भी हुआ और बहुत एक फार रीचिंग रिफॉर्म्स की घोषणा हुई। इन घोषणाओं के तहत मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फायदा है या सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वो हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है, और ये लाभ दो तरह से मिलेगा। एक एज ए उपभोक्ता, जैसे आप उपभोक्ता के तौर पर जितनी भी चीजों का उपभोग करते हैं, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो वाइट गुड्स हैं, चाहे आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, सब चीजों पे जीएसटी के सरलीकरण और जीएसटी कम होने से एक उपभोक्ता के नाते किसान की जेब में निश्चित ही बड़ी मात्रा में उसको एक फायदा होगा, और जो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि उसकी आय में वृद्धि इनडायरेक्ट वे में हो गई। जो वृद्धि की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से ये काफी आशाजनक है। तो जब हम कृषकों की बात करते हैं तो उसमें एक उनके लिए जो है कीटनाशक आता है, उनके लिए उर्वरक आता है, साथ ही उनके लिए इस तरह के मशीन भी आते हैं जिसके द्वारा वो कृषि को आगे बढ़ाते हैं, अपना कृषि कार्य करते हैं, चाहे ट्रैक्टर है या पंप है, इस तरह। तो हमारे सुनने वालों को आप जरा विस्तार से बताइए कि किन किन क्षेत्रों में किस तरह से उनको फायदा मिलने वाला है। अभी हम मुख्यतः बात करते हैं अपने कृषि क्षेत्र की और अपने ग्रामीण भाई बहनों की और अपने अन्नदाता की। कृषि वस्तुओं हो, मिट्टी से तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर हो, कृषि बागवानी या वानिकी की मशीनरी हो, कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी हो, घास काटने की मशीन हो, कंपोजिट मशीन हो, जो भी चीज हमारा किसान भाई इस्तेमाल करता है उसमें जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी तरह से अगर हम कुछ और चीजों की बात करें तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया। इससे क्या होगा, उर्वरक क्षेत्र में, फर्टिलाइजर क्षेत्र में जो एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसमें काफी सुधार होगा। इससे हमारे फर्टिलाइजर्स की आप कह सकते हैं कि उनकी कुल मिला के प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए आप एक 35 HP का ट्रैक्टर एक किसान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद पलवल में ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और अगर आज मैं एक उस ट्रैक्टर को लेने जाऊँ 35 HP के ट्रैक्टर को, तो मुझे 5,80,000 रुपए की कॉस्ट के ऊपर 12% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब नई जीएसटी दरों में वो जीएसटी दर 12 से घट के 5% होगी, तो मेरा ट्रैक्टर लगभग 41,000 रुपए सस्ता हो जाएगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फायदा है, और ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी
देन है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसी में कुछ और उदाहरण मैं दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा। ये तो मैंने बात की 35 HP की ट्रैक्टर की। कहीं पर आपकी खेती का साइज बड़ा है, आपको बड़ी कैपेसिटी का ट्रैक्टर चाहिए। अगर मान लीजिए आप 75 HP का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, लगभग 9 लाख रुपए की इस समय मार्केट प्राइस है। उस पर 12% से GST हमें पे करना है, लगभग 1,08,000। लेकिन अब मुझे पे करना है 5% का 45,000 रुपए, तो सीधा 63,000 रुपए मेरी सेविंग हो गई। और इससे भी कोई और बड़ी चीज करें, जैसे मान लीजिए कई हमारे किसान हैं जो बड़े लेवल पे खेती करते हैं और अपने इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को किराए पर देकर, उनकी टाइलिंग वगैरह करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो मान लीजिए अगर मैं 14 फुट का कापनी यंत्र इस्तेमाल करता हूँ, उसकी कॉस्ट इस समय लगभग 27 लाख रुपए है और GST 12% 3,22,000 के आसपास हुआ। अब देना है सिर्फ 5%, तो सीधा सीधा मुझे करीब 1,90,000 रुपए की सेविंग हो रही है। ऐसे आप देखेंगे कि पूरी एक लिस्ट है कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की, यंत्रों की, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स की, ट्रैक्टर्स की, जहां पर इस GST के सुधार की वजह से एक किसान के तौर पे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा कि मेरे जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत है, वो कम हो जाएगी। और जब मेरी लागत कम होगी तो दुनिया भर में अपने कृषि उत्पादों को भेजने में जो एक मार्केट कम्पिटिटिवनेस की बात आती है कि मेरा प्राइस इतना रीजनेबल हो कि मैं दूसरे देशों से आने वाले फूड प्रोडक्ट से बेहतर गुणवत्ता वाली चीज उतने ही रेट में या उससे कम रेट में बेच सकूं। मुझे लगता है GST के इन सुधारों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा किसान बहुत सशक्त होगा और ऑलरेडी हम दुनिया में प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं कृषि उत्पादों के मामले में। इन सुधारों से उस चीज में और गति मिलेगी निश्चित रूप से। और जैसा कि राजेंद्र जी आप बता रहे हैं, विस्तार से आपने बताया है कि किस तरह के ट्रैक्टर पे कितने की बचत होने वाली है, ये बहुत ही आशाजनक है। खास करके जो किसान अभी तक किराए के ट्रैक्टर से काम चला रहे थे कृषि के समय में, अपने फसलों के समय में, वो निश्चित रूप से अपना एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए इससे प्रेरित होंगे और ग्रामीण विकास को एक नए पर लगेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एक हमारे यहाँ हरित क्रांति का आंदोलन हुआ था, MS स्वामीनाथन उनके जनक रहे हैं और वर्तमान में भी कुछ क्षेत्रों में एक दूसरी क्रांति की कृषि क्षेत्र में आवश्यकता बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार का जो ये कदम है इस तरह से उस क्रांति को भी लाने में सहायक होगा। इसमें एक और चीज हमें देखना होगा, जैसे आपने सही कहा कि हमारी कहीं ना कहीं हरित क्रांति हुई, फिर दुग्ध क्रांति हुई। इस समय एक और नई तरह की क्रांति है कृषि में नवाचार, इनोवेशन। नमो ड्रोन दीदी, सोचिए कितना एक यूनिक कंसेप्ट है कि हम 2024-25 से इस साल के बीच में लगभग 15,000 स्पेशल हेल्प ग्रुप्स को कृषि के उद्देश्य के लिए जो एक ड्रोन प्रदान करने की सुविधा दे रहे हैं कि हम 15,000 ऐसे चीज तैयार कर रहे हैं जिनके पास ड्रोन होगा और वो ड्रोन को अपने अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से किसानों की आय में विविधता लाना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सिर्फ हम देखिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो हमारी खेती है, गेहूं की, धान की, दालों की, उससे भी कहीं हमें आगे निकलना, और हम बहुत आगे निकल भी चुके हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, क्योंकि जब तक हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे मुझे वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। हम खुद ही उदाहरण देते हैं कि एक आलू को हम 10 रुपए किलो खरीदते हैं और वही उसमें जरा सा एक चिप्स में कोई 10 ग्राम आलू नहीं होता और वो हम 20 रुपए में जाके खरीदते हैं। सीधा सा मतलब क्या है कि हम अगर फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में आगे जाएंगे तो किसान को उसमें मदद मिलेगी। और इस मामले में कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा उदाहरण और बहुत बड़ी क्रांति आ रही है जब हम बात करते हैं लखपति दीदी। इस समय लगभग 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं भारत में सरकार के प्रयासों की वजह से। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा कि अब लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का, उनको इतना सशक्त करना कि उनके पास इतनी आय हो कि ऐसी संख्या 3 करोड़ हो जाए। जिस देश में महिलाएं सशक्त हो जाती हैं वो देश अपने आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होता है, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लखपति दीदी। और उसी कंसेप्ट में कहीं ना कहीं नमो ड्रोन दीदी कि गांव में ड्रोन पायलट जो होंगी वो आपकी एक दीदी होंगी, आपकी एक बहन होंगी, जो आपको ड्रोन चलाकर आपकी खेती को नई टेक्नोलॉजी के साथ सुसंकृत करें। तो अगली बार आपको सीड्स डालने हैं, बीज डालने हैं, अपने खेत पे नजर रखनी है, तो आप एक दीदी को बुलाएंगे जो ड्रोन चलाने में एक्सपर्ट होंगे। और हमें याद आ रहा है कि 14 अगस्त को कृषि मंत्रालय ने ऐसी लखपति दीदी या ड्रोन दीदी को दिल्ली में आमंत्रित किया था स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर, और मुझे भी पूसा में ऐसे कुछ दीदियों से मिलने का मौका मिला। हमने अपने श्रोताओं को उनकी कुछ दीदियों के इंटरव्यू भी सुनाए थे, उनकी बातचीत भी सुनाई थी कि किस तरह से आगे आई है, कैसे उनको स्वयं सहायता ग्रुप से मदद मिली, किस तरह से वो लाख रुपए से अधिक की आमदनी साल में वो कर रही हैं। लखपति दीदी या ड्रोन दीदी के अलावा हम बात करें तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुछ और चीजें जो आधारभूत संरचना के लिए जरूरत है या किया जा रहा है आपके मंत्रालय द्वारा, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। इसमें हमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी होगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस साल हम उसकी रजत जयंती बनाने वाले। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री होने के नाते इस स्कीम की शुरुआत की, गांवों में सड़कों का निर्माण हो इसके बारे में एक नई पहल की। और इस 25 दिसंबर को जब हम उनकी जयंती बनाएंगे तो उस समय उम्मीद है कि लगभग 25 लाख किलोमीटर
किलोमीटर का ग्रामीण सड़कों का जाल इस देश में बिछ चुका होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। बहुत बड़ा नेटवर्क है सड़क के निर्माण में, बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और निश्चित रूप से जो ग्रामीण उत्पादों को शहरों से जोड़ने के लिए एक सशक्त यातायात की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और जब सड़कों का निर्माण इतने वृहत स्तर पर किया गया है इस 25 साल में, यह हमें ये बताता है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था, उनकी कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी। और उसका जो कार्य का जो साकार अब वर्तमान सरकार ने द्रुतगति से शुरू किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, इसका लाभ अब गांव गांव तक मिलने लगा है। इसका एक मैं निजी उदाहरण दे सकता हूँ। मेरा अपना गांव पलवल जिले में है। आज से जब मैं छोटा था तो जाने से बचता था, क्यों आपको बैलगाड़ी में जाना होगा, सड़क टूटी हुई है। आज मैं उसी सड़क पर जहाँ पे मैंने अपना बचपन बिताया, आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ 80-90 किलोमीटर की स्पीड से। बढ़िया सड़क बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कोई शहरी सड़क से कम है। ऐसा ही उदाहरण आप देखेंगे करोड़ों लोगों को प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर गांवों की कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ उनका आपस में जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, आज हर गांव जाना सुलभ हो गया है। और अब हम अपनी इस योजना को और बड़े रूप पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ पर भी 500 लोगों की हैबिटेशन है, उसको पूरा सड़क से कनेक्ट करना है, 100% कनेक्टिविटी देनी है। सिर्फ 500 लोगों का भी अगर कोई एक अंचल कहीं पे एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां तक एक सड़क होनी चाहिए। इस बारे में फिर से एक प्रयास चल रहा है। और उसके साथ एक और चीज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को ग्रामीण सड़क के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी कि आपका जो भी ग्रामीण सड़क से जुड़ा प्रस्ताव होगा, उसका पूरा जियो टैगिंग होगा, उसका फोटोग्राफ्स के साथ अपलोड करना होगा, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी कार्य हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, जो भी सड़क बने वो सबको नजर आए, वहां पे पूरा एक बोर्ड लगे, ग्रामीण वासियों को पता हो कि हमारे इस योजना के तहत ये सड़क बनी है और इसका ये बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें साथ साथ हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी के बारे में अगर हम बात आगे बढ़ाएं, डिजिटल पेमेंट्स, मुझे लगता है डिजिटल पेमेंट्स हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। कि अगर आप चाहें तो आज शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पे एक छोटा सा ठेला लगाने वाला भी एक QR कोड लगाकर स्कैनर लेकर बैठा है। आप बस वो स्कैन कीजिए और आपने अगर 7 रुपए की पेमेंट करनी है तो भी आप उससे कर पाएंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में, जो ग्रामीण स्तर तक तो पहुंची है, साथ ही हमारे समाज के सबसे जो निचले स्तर तक जो तबके हैं, जो चाहे रेहड़ी वाला है या ठेला वाला है या रिक्शा वाला है, उसके पास भी QR कोड की सुविधा हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है और इससे जीवन सरल हुआ है। और सरल के साथ साथ एक और चीज है, इससे पारदर्शिता आई है। एक एक पेमेंट आपकी ऑनलाइन हो रही है, बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ हो रहा है। और अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं कि बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड इस मामले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और इस बार हमने उसकी लिमिट को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। उसमें आप देखेंगे कि इस समय बड़ी मात्रा में जो किसान पहले मजबूर होता था अपने लोकल साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पे पैसा लेने के लिए, आज वो किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से लगभग 70 लाख किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड जरिए बहुत सस्ते ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया गया। और उसका बड़ा बेनिफिट हुआ कि अब वो किसान ऊंची दरों पर ब्याज लेने के लिए मजबूर नहीं है। और ये सीधा सीधा फायदा फिर उसको अपनी रोजमर्रा के जीवन में पड़ता है, क्योंकि वो जो ब्याज की सेविंग उसको हो रही है वो अपनी खेती को और सशक्त करने के लिए, अपनी रोजमर्रा के जीवन को सशक्त करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के लिए, उन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। और यहीं पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं जो एक रिस्क रहता था हमारी खेती में कि आपने पूरी मेहनत की, 4 महीने से लगे हुए हैं, अचानक मौसम खराब हुआ, आपकी फसल बेकार हो गई और आप अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने उसको वो एक बैक बेसिस दिया है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं। और आप देखिए कि अब तक करीब 63 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में आवेदन कर चुके हैं। लगभग 20 करोड़ किसानों को बीमा दावे मिले हैं। और अभी तक जब से 2016 से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत हुई, किसानों के दावों के रूप में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। तो ये अपने आप में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते कि प्राकृतिक आपदा होगी तो मेरा क्या होगा। अब उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ बीमा कंपनी खड़ी है, उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा अगर वो प्रॉपर इस प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का लाभ। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा लाभ दिया गया है सरकार के द्वारा। भारत जहाँ के हम जानते हैं कि जहाँ कुछ कुछ किलोमीटर पर भाषाएं भी बदल जाती है, वहाँ राज्यों में बदलते ही जो आपदाओं की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। मैदानी इलाका बाढ़ से ग्रस्त रहता है या सूखे से ग्रस्त रहता है, पहाड़ी इलाका बारिश में तो काल बन जाता है, भूस्खलन में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं होती है जो वर्तमान में अभी देख रहे हैं। समुद्र किनारे के इलाके जो है जो चक्रवात से प्रेरित हो जाते हैं, मतलब आपदा से प्रभावित हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से भारत के लिए, भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है कि किस तरह से उनको सुरक्षा दी जा सके ताकि इन आपदाओं से उनका परिवार, उनका जीवन यापन प्रभावित न हो। चलते चलते राजेंद्र चौधरी जी, आप इस क्षेत्र
के लिए कुछ और हमारे सुनने वालों को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ और बताना चाहें, संदेश देना चाहें? मुझे लगता है कि समय आ गया कि अब हमारे किसान भाई नई तकनीक को अपनाएं और विशेष तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करें। और प्राकृतिक खेती की बहुत बड़ी वर्ल्ड मार्केट है। इस समय दुनिया में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि जो हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हमारा कहीं ना कहीं एक फूड साइकिल पॉल्यूटेड होता है और उससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज की तारीख में सरकार नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह की स्कीमों पे काम कर रही है। हर ग्राम पंचायत के सरपंच से अगर हमारे किसान भाई मिलेंगे तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2015-16 से लॉन्च हुई है, इसमें मुझे लगता है कि अब किसानों के लिए एक बड़ा फ्यूचर है। और इसी के साथ में एक और चीज है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। अब जब हमने जीएसटी की दरें भी बहुत कम कर दी, एज ए कंज्यूमर भी किसान को फायदा पहुंचाया, एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करके उसकी जेब में पैसा भी पहुंचाया, तो अब कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए मौका है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी खेती की मार्केट में, जिसमें वो धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, उसमें और बड़े लेवल पर काम करें और मार्केट शेयर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में बढ़ाएं। और खासतौर से फूड प्रोसेसिंग, जो हमने अभी भी उदाहरण दिया, तो लखपति दीदी, द्रोण दीदी, परंपरागत कृषि विकास और साथ में सरकार की तरफ से एमएसपी की सुविधा और बीमा योजना के तहत उसको एक बैकअप कह सकते हैं। इन सब चीजों का मिला जुला प्रभाव रहेगा कि आने वाले समय में किसान की आय में निश्चित ही एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसका सीधा प्रभाव हमारी जीडीपी पर पड़ता है, क्योंकि आज भी लगभग 58% हमारी देश की जनसंख्या खेती पर सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से। और ये जो नई जीएसटी की जो नई दरें हैं, जिसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी कह सकते हैं, यह एक बहुत दूर की कौड़ी है जो सरकार ने लाई है। और खास करके जब विश्व की वर्तमान परिस्थितियां अभी अजीब किस्म की हो गई है, भारत को टेरिफ वार का सामना करना पड़ रहा है, चीजें महंगी हो जाएगी, आयातित वस्तुएं, ऐसे में लोकल और कृषि आधारित और अन्य जो चीजें हैं, हमारे देश के जो उद्योग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, उनको एक सहारा मिले, उनके खर्चे कम हुए, उनके जो उत्पाद बनेंगे उसको खरीदने वालों को जो है खरीदने का जो है भार कम लगे, इस सब को लेकर के बहुत दीर्घगामी योजना है। निश्चित रूप से इसका जो परिणाम है वो भारत का जो 2047 का विकसित राष्ट्र बनने का टारगेट है उसको पूरा करने में सहायक होगा। राजेंद्र चौधरी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, जीएसटी की नई दरों के साथ आपने किसानों के लिए, कृषि के लिए जो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उनके जो लाभ हैं, किस किस तरह से मिलने वाले हैं, किस तरह से मिल सकते हैं, इन सब पर विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप कृषि और कृषकों को जीएसटी से होने वाले लाभों और संबंधित योजनाओं के बारे में ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी और भेंटकर्ता थे दिलीप झा। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।